महात्मा गांधी जी आजादी की लड़ाई के समय बिलासपुर आए थे। ये लड़ाई सिर्फ महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष और छत्तीसगढ़ के बहुत महापुरुषों ने नहीं लड़ी, इनके साथ पूरी जनता ने ये लड़ाई लड़ी। और खास तौर से मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनें भी इस लड़ाई में शामिल थी। और उन्होंने खास तौर से जब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जिस समय सब जितने भी पुरुष थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उस समय देश की महिलाएं आगे आईं और ये परचम उठाया उन्होंने कि अंग्रेज जाएंगे इस देश को छोड़कर और हम आजादी पाएंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी जी आए थे तो मैंने सुना है कि जहाँ से उन्होंने भाषण दिया, जहाँ वो बैठे थे, वहाँ से उन्होंने छत्तीसगढ़ की बहनों से कहा कि तुम्हारे पास जो भी है आज़ादी की लड़ाई के लिए उसे दे दो। अगर थोड़ा बहुत पैसा है, किसी ने जेवर दिए, किसी ने कुछ दिया, जो भी था आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम भी लड़ो, तुम भी आगे आओ और इस देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाओ। उनके जाने के बाद मैंने सुना कि जहाँ वो बैठे थे, जहाँ से भाषण दिया था, वहाँ पर कुछ बहनें गई, किसी ने थोड़ी सी धूल उठा ली, किसी ने ईंट ले ली और घर में रखी और उसके प्रति, उन ईंटों के प्रति, उस धूल के प्रति उन्होंने श्रद्धा अपनी व्यक्त की और घर में रखी। तो ये श्रद्धा क्या है जो नेता और जनता के बीच होती है? हम लोग आते हैं, आप फूलों से हमारा स्वागत करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। ये जो भावना है, ये एक तरफी भावना नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके मन में ये श्रद्धा है, ये हमारे दिलों में भी श्रद्धा होनी चाहिए आपकी। मैंने खुद देखा, किसी ने इंदिरा जी की बात की, बघेल जी आपने भी कहा कि कल इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। मुझे छोटी अपनी बात याद आई। मैं 12 साल की थी, उस दिन सुबह 9 बजे 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी। हम लोग इकट्ठे रहते थे, दादी के पास गई। स्कूल में प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी, झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में रखा, बिठाया। काफ़ी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए, हमें मालूम नहीं था राहुल को और मुझे कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो ज़मीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे, पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे। माताजी दादी को लेकर अस्पताल गए हुए थे। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ। हमारी दादी माँ समान थी हमारी, लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं थी। 7 साल बाद, और ये मैं लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं बताऊंगी क्यों। 7 साल बाद मैं 19 साल की थी, इसी तरह की घटना मेरे पिता के साथ घटती है
और मैं अपने पिता का छलनी शरीर, खून से लथपथ शरीर घर लाती हूँ, फिर भी मेरी इस देश में आस्था नहीं टूटती, फिर भी देशभक्ति कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती। कैसी भावना होगी उन लोगों के दिल में कि हम बच्चों में उन्होंने ऐसी देशभक्ति की भावना डाल दी कि तब से लेकर अब तक ये टूट नहीं पाई। मैं इसलिए ये सारी बातें कह रही हूँ क्योंकि जब हम अपनी बीती हुई पीढ़ियों की बात करते हैं, जब हम इंदिरा जी की बात करते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं, राजीव जी की बात करते हैं, तो हमारी आलोचना करने वाले एकदम से परिवारवाद की बात उठाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये परिवारवाद नहीं है, ये देश के प्रति एक भक्ति है जो टूट नहीं पाती। और एक श्रद्धा है दिल में आप सबके, आपके लिए जो आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनों आपके लिए, मेरे भाइयों आपके लिए, जो इस देश का किसान है उसके लिए, जो दिन रात एक करता है उस खेती के में से कुछ बनाने के लिए, उपज करने के लिए, हमें खिलाने के लिए, जो अन्नदाता है इस देश का, उसके लिए आस्था है। जिसका बेटा जवान बनके सेना पे तैनात होता है हमारे लिए, जो मेरी दादी की तरह, मेरे पिताजी की तरह इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, उसके प्रति आस्था है। और ये कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, ये आस्था कभी नहीं तोड़ पाएंगे, ये देशभक्ति कभी नहीं तोड़ पाएंगे। और आज चुनाव के मंच पर ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि आज ये देश, आपका प्रदेश कहाँ पे खड़ा है, आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं, देश की परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या हो रहा है आपके आसपास। इन चीज़ों को जागरूकता से समझें और गहराई से इनके बारे में आप सोचिए। और जब आप वोट देते हैं, जब आप अपना समर्थन किसी एक राजनीतिक दल को देते हैं, तो अच्छी तरह से पहचानिए कि उस राजनीतिक दल का मकसद क्या है, क्या उनके नेताओं के दिलों में आपके लिए वही आस्था है कि नहीं, क्या देशभक्ति सचमुच है या सिर्फ कहने के लिए है, दिखाने के लिए है। कैसी घोषणाएं करते हैं, क्या घोषणाएं पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या इनके प्रदेशों में जहां इनकी सरकारें चल रही हैं, जहां इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, क्या ये घोषणाएं पूरी हो रही हैं कि नहीं। ये सब चीजें मैं चाहती हूँ कि आप एकदम जागरूकता से समझें, क्योंकि इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, इससे यही देश, इसी देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिसके प्रति सिर्फ मेरे दिल में नहीं लेकिन आपके दिलों में भी बहुत देश। तो मैं चाहती हूँ कि आप समझें, आज छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से आपके प्रदेश को केंद्र की सरकार की कुनीतियों से बचाया और आपको बचाया। कोरोना आया, कोविड था, देश भर में यहाँ भी संकट थी, जहाँ अन्य प्रदेशों में मदद नहीं दी गई, यहाँ आपको उसका सामना करने के लिए सहायता मिली। किसान भाई हैं, मैंने आपकी बात की, आप अन्नदाता हो, आप ही के बेटे इस देश की सुरक्षा करते हैं। आज अगर छत्तीसगढ़ की सरकार ने आपको राहत नहीं दी होती तो बाकी देश के किसानों की तरह आप परेशानियों से घिरे होते, मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं आपके लिए। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद सब महंगा हो गया। जब आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करते हैं, तो आपको सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। यही उम्मीद रखती है जनता आज सरकारों से कि देखिए, आप ज़्यादा नहीं मांगते और मांगना चाहिए। आप तो आज के दिन सिर्फ यही मांग रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, हमें संकट है, परेशानियां हैं, इस जीवन को जीने में हमें हमारी सहायता करें।
नहीं मांग रहे हैं, इससे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। ये मूल सुविधाएं हैं, पानी, सड़क, बिजली, पाठशाला, ये मूल सुविधाएं हैं, आपके हक है ये। फिर भी आप श्रद्धा पूर्वक यही मांगते हैं और कहते हैं चलिए ये दे दीजिए, हमें सुविधा मिल जाएगी, हमारे बच्चों को रोजगार दे दीजिए, हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मौका दीजिए। ये बड़ी बातें नहीं है, ये सरकारों के कर्तव्य होते हैं कि आपके लिए किया जाए। कोई एहसान नहीं होता आप पर। यहाँ तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस के भाई बहन हैं, आप क्या मांग रहे हैं? कई सालों से आपकी क्या मांग है कि आपको पुरानी पेंशन मिल जाए। क्यों? कोई बड़ी बात नहीं है। आप 20 सालों से काम करते हैं, देश सेवा करते हैं, तो एक उम्मीद रखते हैं ना कि कम से कम जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमें पेंशन मिलेगा, सुरक्षा मिल जाएगी। आज आपको मालूम नहीं है कि आपके पेंशन के पैसे कहाँ जा रहे हैं। कल को कुछ हो जाए मार्केट में और आपकी सारी कमाई। अब आप देखिए कि केंद्र सरकार की क्या ये नियत है कि आप करेंगे आरक्षण। बिल तो पास कर ली, लेकिन आप जब गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बिल पास किया है ये तो 10 सालों के लिए लागू ही नहीं हो सकती। 10 सालों के लिए आपका हक मिलने नहीं वाला है। लेकिन मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है, पब्लिसिटी बड़ी हो रही है, इवेंटबाजी बड़ी हो रही है। तो इसी तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि जो घोषणाएं, जो आपके लिए योजनाएं सरकारें लाती हैं, जो नेता आपके मंच पे खड़े होकर आपको बताते हैं, इनकी सच्चाई को परखिए, अपना खुद का अनुभव देखिए। आप खुद के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप वोट दे देते हैं, तो आपने नेता को तो बिगाड़ दिया ना। वो तो जानता है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो क्या हो गया, धर्म की बात कर लेगा, आपका वोट मिल जाएगा। आपको पानी नहीं मिल रहा है, महंगाई से राहत नहीं मिल रही है, तो क्या हो गया। उसको ये नहीं लगता कि उसकी जिम्मेदारी है करने की। वो तो सोचता है कि चलो चुनाव आएगा, 2-4 खोखली घोषणाएं कर देंगे, धर्म की बात उठा लेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वोट मिल जाएगा, हमारी नैया पार, हमारी सरकार बन जाएगी और 5 साल मौज ही मौज। तो ये बातें आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपका प्रदेश आज जहाँ पहुँचा है बड़ी मुश्किल से पहुँचा है और किसी की मेहनत से पहुँचा है। आपकी मेहनत से पहुँचा है, बघेल जी की मेहनत से पहुँचा है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहुँचा है। आज अगर छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में है, क्या आप सोच सकते थे कि बस्तर की रागी और मिलेट जहाँ प्रोडक्शन यूनिट डाला वो आज दुनिया की बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रहा है। क्या आपने सोचा था कि जहाँ आवारा पशु की समस्या से जूझ रहे थे, दिन रात खेती की चौकीदारी करनी पड़ रही थी, वो इस तरह से सुलझाई जाएगी कि आप उसमें से कमा भी पाएंगे, कि गोबर को भी आपसे सरकार खरीद के उसका कुछ बना दे। क्या आपने सोचा था कि रोजगार के मौके छत्तीसगढ़ में इतने मिल जाएंगे कि बाहर से जो पलायन करके गए थे वो वापस आकर खेती किसानी और रोजगार यहाँ पे करना चाहेंगे? क्या आपने सोचा था कि आपको एक ऐसी सरकार मिलेगी जो आपकी हर छोटी छोटी समस्या को पहचान कर उसको सुलझाने की कोशिश करेगी? मुझे नहीं लगता कि जब 5 सालों पहले हमारी सरकार बनी थी तो आप सोच सकते थे कि आपके प्रदेश की कितनी तरक्की हो सकती है। लेकिन आज ये सोच नहीं है, आपका अनुभव है। आपने देख लिया है कि किस तरह से आपकी सरकार ने आपके लिए काम किया। मैं आज खैरागढ़ से आई हूँ, वहाँ के सुप्रसिद्ध कवि थे मुक्ति बोध जी, आपको नाम मालूम है? मुक्ति बोध जी कहते थे, अक्सर पूछते थे कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। शायद आपने सुना होगा, और मैं यही पूछने के लिए आज यहाँ खड़ी हूँ कि पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आप कैसी राजनीति चाहते हैं इस देश में, आप क्या ऐसी
पॉलिटिक्स, ऐसी राजनीति चाहते हैं जो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने में व्यस्त रहे? कि आप एक ऐसी पॉलिटिक्स चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, काम करके दिखाए, जिसका मुख्यमंत्री यहाँ आके खड़ा होकर दावे से कह सकता है मैं अगला चुनाव जीतूंगा क्योंकि मैंने काम किया है और मैं ये काम जारी रखूंगा? तो आप चुनिए कि आपको किस तरह की राजनीति, किस तरह की सरकार चाहिए। धरातल पे काम दिखना चाहिए, बड़े बड़े इवेंट्स, बड़ी पब्लिसिटी की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। देख लीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि बड़ी बड़ी मीडियाबाजी हो रही है, ठीक है, देख लीजिए, लेकिन समझ लीजिए इसको, खोखली बातें